चलिए शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है H2SO4 का निर्माण। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और कई जगह इसको गंधक अम्ल भी कहा जाता है। जैसे बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है गंधक अम्ल के निर्माण की विधि बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से समझा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके 5 नंबर हैं जो पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। पर ये मान लो कि ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। यूपी बोर्ड में से 7 या 8 सेट निकलते हैं, किसी ना किसी सेट में ये ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है क्या पता सारे सेट में आ जाए। तो अच्छे से पढ़िए, देखते हैं कैसे निर्माण होगा इसका। तो पहली विधि यह है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड की जल से क्रिया करने पर H2SO4 प्राप्त होती है। हम यहाँ पे हमने सल्फर ट्राई ऑक्साइड लिया है और जल लिया है। जब दोनों की हमने क्रिया कराई तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया। इसी प्रकार दूसरा तरीका ये भी है, SO2 की HNO3 से क्रिया करने पर भी H2SO4 प्राप्त होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए H2SO4 के निर्माण की कोई एक विधि बताएं या H2SO4 का निर्माण कैसे किया जा सकता है, अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। लेकिन किस विधि से पूछा जाए तो वो विधि भी आपको याद होनी चाहिए। मान लो आपसे पूछ लिया SO2 की HNO3 से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये रिएक्शन आपको लिख देना है। हमें H2SO4 प्राप्त होगा और NO2 प्राप्त होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ते हैं। H2SO4 की शीश कक्ष विधि या लेड चैम्बर विधि, दोनों एक ही चीज़ है। औद्योगिक विधि में आता है ये। तो हम जानते हैं इसमें कैसे हमें याद करना होगा। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, SO2 तथा वायु के मिश्रण को NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर SO3 प्राप्त होती है, जो जल में घुलकर H2SO4 का निर्माण करती है। हमने क्या लिया, SO2 लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, दोनों का मिश्रण लिया, और यहाँ हमारा है NO उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, जो कि आपको पता ही होगा उत्प्रेरक का काम ही होता है क्रिया को बढ़ाना घटाना ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे NO की उत्प्रेरक की उपस्थिति है और यहाँ हमें मिल गया सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। अब क्या होगा, SO3 की जब हम जल से क्रिया कराएंगे तब हमें मिल जाएगा H2SO4, ठीक है। तो ये शीश कक्ष विधि या लेड चैम्बर विधि का एक तरह से रिएक्शन है ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये चित्र को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया शीश कक्ष विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र भी बनाइए, तब आपको इस चित्र को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने ग्लोबल टावर लिया है और एक लिया है गैल्यूसाक टावर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पाइराइट बर्नर लगा है और नाइटर पात्र है यहाँ पर वायु है। इस वायु जब यहाँ पे जाएगी तो ये क्या, पायराइट बर्नर इतना गर्म करेगा इसको, तो ये यहाँ से जो गैस है वो यहाँ पे पहुँचेगी। N2O2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है कि कई सारी गैसें होती हैं N2O O2 इस टाइप से, और यहाँ से गैल्यूसाक टावर से नाइट्रिकृत अम्ल जो है वो इधर ऊपर से यहाँ से गिरेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लेड कक्ष है। ये लेड कक्ष में क्या होता है, ऊपर से H2O गिराया जाता है, यानी जल गिराया जाता है। और जल जब गिरता है तो ये क्या है कि H2SO4 का यहाँ से निर्माण होता है, ठीक है। तो ये शीतलर है जहाँ पे ठंडा किया जाता है। जहाँ शीतलर लिखा हो समझ लो कि इस चीज़ को ठंडा किया जाएगा। अब जानते हैं हम इसकी थ्योरी भाई। अभी तो हमने चित्र देख लिया है, किससे क्या कनेक्ट है वो आप अच्छे से देख लेना। अब हम जानते हैं थ्योरी इसमें क्या है, किस तरह ये काम करता है। तो विधि देखते हैं क्या है। पायराइट बर्नर, इसमें सल्फर या आयरन पायराइट को वायु में जलाकर SO2 प्राप्त की जाती है। यहाँ पे हमने सल्फर ले लिया है और ऑक्सीजन, दो जब वायु में जाएंगे तो पायराइट बर्नर का काम है उसको जलाकर SO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा नाइटर पाथ। इसमें क्या होता है, NaNO3 तथा शांत H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब ऑक्साइड कैसे बनेंगे, NaNO3 लिया प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दोनों को क्रिया कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा और ये HNO3 ये अलग हो गया। अब क्या HNO3 जो है इसी को हम फिर से क्या क्रिया कराएंगे तो हमें क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हमारे बन के आ गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला देखते हैं ग्लोबल टावर, जो हमने पहले बताया था आपको। इसमें क्या होता है, इसमें गैसों के मिश्रण SO2 NO2 O2 NO को नीचे से ऊपर की तरफ कक्ष में भेजते हैं ग्लोबल टावर, ठीक है। तथा ऊपर से कक्ष में अम्ल तथा गैल्यूसाक टावर का नाइट्रिकृत अम्ल गिराते हैं, जिससे निम्न कार्य होते हैं। अब ग्लोबल टावर जो है उसकी भूमिका क्या क्या है, सबसे एक गैसीय मिश्रण को ठंडा करता है, अम्ल का सांद्रण करता है और SO2 H2SO4 में परिवर्तित करता है, यानी SO2 को H2SO4 में परिवर्तित करेगा, ठीक है।
अब इसमें क्या है, SO2 प्लस जल प्लस NO2 दोनों जब तीनों सारी चीज़ें मिल जाएंगी तब हमें प्राप्त हो गया H2SO4 प्लस NO। नाइट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल को N तथा O2 एवं H2SO4 में परिवर्तित करना, ये इसका एक और काम है। ठीक है, 4 काम करेगा ये ग्लोबल टावर हमारा। नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल को N तथा NO2 एवं H2SO4 में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये लिया, इसकी जल से क्रिया कराई तो H2SO4 NO2 और NO, ये 3 चीज़ अलग आ गई। H2SO4 हमें यहाँ मिल गया। अब देखते हैं अगला कक्ष क्या है, लेड कक्ष। लेड कक्ष क्या है कि जिसमें पानी ऊपर से गिराते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल टावर से प्राप्त गैसों के मिश्रण को लेड कक्ष में ले जाकर जल से क्रिया कराने पर H2SO4 प्राप्त होती है। गैल्यूसाक टावर, इसका क्या काम है, लेड कक्ष से शेष बची गैस NO2 को गैल्यूसाक टावर में भेजकर H2SO4 से क्रिया कराने पर नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये आपको मेरे ख्याल से आप चित्र एक साइड लेना और इन थ्योरी को पढ़ना, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो पहले चित्र भी देखते जाओ और ये जो थ्योरी बताई गई है क्या पार्ट्स हमारा क्या काम कर रहा है, ये साथ साथ पढ़ोगे तब आपको जाके अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए अब H2SO4 की दूसरी विधि देखते हैं निर्माण की। ये है H2SO4 की संपर्क कक्ष विधि। मुझे लगता है शीर्ष कक्ष विधि से ये थोड़ी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। वो थोड़ा हार्ड लग रहा था पर ये बहुत सिंपल है। और मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा है तो मैंने देखा कि इसमें जो शीर्ष कक्ष विधि है उससे ज़्यादा कहीं इसको पूछा गया है। पर याद तो आपको दोनों ही करनी पड़ेंगी, आपके में क्या आ जाए एग्जाम में ये किसे पता। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को याद करके रखिए। अब इसमें क्या होता है, इस विधि को भी देखते हैं। इस विधि में शुद्ध व सूक्ष्म SO2 व O2 को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके SO3 बनाते हैं, जिसे शांत H2SO4 से प्रवाहित करके ओलियम प्राप्त करते हैं और जो जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ले ली, SO2 ले ली प्लस ऑक्सीजन, दोनों की क्रिया कराई। यहाँ पर PT जो है, प्लेटिनम जो है वो उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, तो यहाँ पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड को H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या है, ओलियम प्राप्त होता है। ठीक है, ये ओलियम प्राप्त हो गया H2H2O7, H2H2O7, ये ओलियम प्राप्त हुआ। अब ओलियम की हम जल से क्रिया कराएंगे। ठीक है, ओलियम है, इसकी जल से क्रिया कराएंगे तब हमें जाके H2SO4 प्राप्त हो जाती है। चलिए इसका चित्र देखते हैं। ये शीर्ष कक्ष विधि से ये थोड़ा मुझे सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, यहाँ पे हमने 4 टावर ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये हमारा पायराइट बर्नर है, यहाँ से वायु जाएगी अंदर। पायराइट बर्नर क्या है, वायु को जलाता है, उसे गर्म करता है, जलाएगा गर्म करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ से क्या है कि यहाँ से SO2 बनेगी और यहाँ पे फिर ये शीतलक द्वारा थोड़ा ठंडा होगा आइटम। अब ये जो है यहाँ पर जाएगा सबसे पहले धावन टावर में, धूल कक्ष में गया। पहले क्या था, पायलट बर्नर ने जलाया वायु को, ये यहाँ पहुँचा धूल कक्ष में, धूल कक्ष से फिर क्या शीतलक से ठंडा होते हुए आया और धावन टावर में आ गया। अब धावन टावर में ये क्वार्टरेज के पत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर से क्या है हम जल को गिराते हैं। ठीक है, और जल को गिराने पर इसको सूक्ष्म बनाएंगे। अब यहाँ से जब ये जो गैस है अपनी ये फिर जाएगी सूक्ष्म टावर पे। ये सूक्ष्म टावर क्या करता है, ये नमी को सोखता है। ऊपर से हम जब H2SO4 फव्वारे के रूप में गिराएंगे तो ये नमी को सोख लेगा। फिर यहाँ से जाएगा शोधक कक्ष में, यहाँ से आइटम जो है अपना वो शोधक कक्ष में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है शोधक कक्ष में, यहाँ पर ऑर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियाँ, जो SO2 था उसकी अगर कुछ अशुद्धियाँ होंगी वो शोधक कक्ष में उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अशुद्धियाँ दूर होंगी। उसके बाद अपना SO2 यहाँ पर जाएगा परीक्षण बॉक्स में। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, इसमें बहुत तेज प्रकाश डाला जाता है। इससे क्या है कि धूल के कण अगर होंगे तो वो अलग से दिख जाते हैं। यहाँ पर क्या है, संपर्क कक्ष में लोहे की ऊर्ध्वाधर, ये आप देख रहे हो ना, ये लोहे की रॉड टाइप की होती है, पाइप मान लो चाहे, जिनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर SO2 को कन्वर्ट करके SO3 में कर देगा। अब यहाँ पर SO3 जो है वो हमारी फिर यहाँ जाएगी इस जगह अवशोषक स्तंभ। यहाँ पे क्या शांत कंसनट्रेट H2SO4 को ऊपर से गिराएंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ओलियम प्राप्त होगा। ठीक है, ओलियम क्या है, फिर जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है और बाकी की अगर जो व्यर्थ गैस हैं जिनका कोई काम नहीं वो यहाँ से निकल जाएगी। तो मुझे लगता है ये चित्र काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से समझ जाओगे और बना भी लोगे।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है, इसकी विधि जानते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया जनरली, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो ये चीज़, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वही चीज़ हम पे थ्योरी आएगी। अब कैसे लिखना है परीक्षा की कॉपी में वो आप देख लीजिए। पायराइड बर्नर जो है इसमें क्या है, सल्फर या आयरन, हमने यहाँ पे सल्फर लिया है। वैसे सल्फर पायराइड को जलाकर SO2 बनाता है, यानी सल्फर जो है पहले जलकर SO2 बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है धूल कक्ष। धूल कक्ष का काम क्या है, ये वायु तथा SO2 के मिश्रण को धूल कक्ष में भाप से क्रिया कराते हैं, जिससे भारी कण तली में बैठ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, SO2 भाप से जब क्रिया करेगा तो भारी कण अगर होंगे उसके तो वो तली में बैठ जाएंगे। अब क्या हुआ, शीतलन। शीतलन क्या है, इसमें गैस को ठंडा किया जाता है, यानी SO2 जो हमें थी उसको ठंडा कर लिया गया। धावन टावर, इस कक्ष में क्वार्टरेज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल को फव्वारों से गिराते हैं, जिससे कि गैस जल में घुलकर शुष्क हो जाती है। ऊपर से क्या जल गिराएंगे तो वो गैस जो हमारी है वो शुष्क हो जाएगी, नमी आ जाएगी। सक्शन टावर, इसमें क्या होगा, धावन टावर से प्राप्त SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर H2SO4 को फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जिससे गैसीय मिश्रण की नमी गैसीय मिश्रण की नमी जो है वो दूर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। शोधक कक्ष, इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या है, इस सूक्ष्म गैसों से आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियों को दूर करते हैं। फिर आता है परीक्षण बॉक्स, जो अपन ने देखा था ना, ये छोटा सा जिसमें मैंने बताया था तेज प्रकाश निकालते हैं। परीक्षण बॉक्स का काम क्या है, इसमें क्या होता है, एक तीव्र प्रकाश की किरण को परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित किए करते हैं, जिससे क्या होता है, धूल के कण चमकने लगते हैं, और यदि ऐसा ना हो तो मिश्रण को संपर्क कक्ष में भेज देते हैं, मतलब वापस भेज दिया जाएगा। संपर्क कक्ष क्या है, इसमें लोहे की ऊर्ध्वाधर नलियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक भरा रहता है, एवं 400 डिग्री ताप पर SO2 तथा O2 SO3 में परिवर्तित हो जाती है, यानी संपर्क कक्ष में SO2 जो है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात आती है अवशोषक स्तंभ की। इसमें क्या होता है, इसमें इस कक्ष में प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर सांद्र H2SO4 फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जिससे ओलियम बनता है। इसे जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर H2SO4 प्राप्त की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको लिया H2SO4 के साथ क्रिया कराई तो हमें ओलियम मिल गया, H2SO7। अब ओलियम की क्या है, जितना आवश्यकता के अनुसार जल लिया, और फिर जब हमने इसकी क्रिया कराई तो हमें 2H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो चुका है। इसके भौतिक गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। तेलीय द्रव्य है, यह त्वचा पर गिरने पर घाव उत्पन्न करता है, यह जल में विलय है। देखो क्या होता है, अगर आपको केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में अगर आप जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज की, अब हर जगह प्राइवेट स्कूलों में है कि नहीं पता नहीं, पर हमारे जो मेरा जिसमें मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर तो रसायन विज्ञान की एक अलग प्रयोगशाला थी जहाँ पर H2SO4 था। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके यहाँ पे भी अगर H2SO4 होता है या कहीं आपको मिलता है, ये H2SO4 होता है ना, जो सुनार की दुकानें होती हैं ना, जो सोने चांदी का काम करते हैं, हमारे यहाँ सुनार बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वहाँ पे क्या है, H2SO4 आसानी से मिल जाता है। तो ये एक तरह का तेजाब है, एसिड है, तो इसको थोड़ा संभल के आप देखिए, कहीं अगर आपके ऊपर गिर गया, हाथ हाथ पे गिर गया तो क्या ये घाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा संभाल के देखें, ठीक है। अब ये क्या है, जल में विलय है, इसमें अगर जल में घोल देंगे तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि जल और क्या है, मतलब जल है या तेजाब है, तो इसलिए इसको बोला गया ये जल में विलय है, यह त्वचा पर गिरने पर घाव उत्पन्न करता है, यह रंगहीन तेलीय द्रव्य है, ठीक है, रंगहीन तेलीय द्रव्य है, त्वचा पर घाव पैदा करेगा और जल में विलय। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या है। इसे उबालने पर SO3 व जल प्राप्त होता है। H2SO4 को जब हम गर्म करेंगे तो हमें जल अलग हो जाएगा और SO3 अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर SO3 होना चाहिए, ये SO लिख दिया, तो आप अगर देख लेना यहाँ पर SO3 नोट कर लेना, नोट्स में मैं अपडेट कर दूंगा और वेबसाइट पे डाल दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है इसका रासायनिक गुण। यह कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अब ये H2SO4 की जब हम कार्बन से क्रिया कराएंगे तो CO2 अलग हो गया, SO2 अलग हो गया और 2H2 यानी जल अलग हो गया। अगला देखते हैं क्रिया क्या होती है। यह आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। I2 लिया प्लस 5H2SO4 लिया
तो यहाँ पर क्या HiO3 ये हमारा आयोडिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो गया, और H2SO4 अलग और SO2 अलग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। यह KI को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, KI को लिया है प्लस H2SO4 के साथ इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, K2SO4 अलग हो गया, 4I2 यानी आयोडीन अलग मिल गया, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो ये अलग मिल गई, और 4H2 यानी जल जो है वो अलग प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। धातुओं से क्रिया, ठीक है, धातुओं से क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। सोडियम धातु को लिया, जब हमने सोडियम धातु की क्रिया H2SO4 से कराई तो हमें NO2SO4 प्राप्त हुआ। ठीक है, और H2 अलग हो गया यानी सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सोडियम की क्रिया जब हम H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आप कह सकते हैं सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, NO2SO4। ठीक है, अगला है Zn, ये Zn भी जिंक भी एक धातु है, तो Zn से क्रिया कराने पर क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ। ये दो धातुएं हो गई, इनसे जब क्रिया हुई तो ये हुआ। अब आती है कॉपर Cu कॉपर की जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ये डेल्टा है ना, यहाँ पर हम समझ जाओ कि गर्म कर रहे हैं इस चीज़ को, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट हमें अलग प्राप्त हो गया, H2O जल अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सिल्वर से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें सिल्वर सल्फेट प्राप्त होगा। ये धातुओं से क्रिया थी, सोडियम से क्रिया कराई तो सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ, जिंक से क्रिया कराई तो जिंक सल्फेट, और Cu से क्रिया कराई तो कॉपर सल्फेट, और अगर हम सिल्वर से क्रिया कराएंगे तो सिल्वर सल्फेट प्राप्त होगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें याद कर लेना, इनमें से कोई सी भी धातु का पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉपर से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा या सिल्वर से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। निर्जलीकरण, H2SO4 का निर्जलीकरण है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो क्या है, C2H5OH को सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री पर गर्म करने पर इसके निर्जलीकरण से एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, C2H5OH लिया, H2SO4 की उपस्थिति और 160 डिग्री टेम्परेचर जब सेट किया तो C2H4 अलग हो गया। ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, और ये एथिलीन गैस जो है वो प्राप्त हो गई। चलिए अगला देखते हैं, H2SO4 का उपयोग। ठीक है, H2SO4 का उपयोग क्या है, निर्जली कारक के रूप में, अभी हमने जाना था निर्जलीकरण में। दूसरा है पेट्रोलियम के शोधन में, ऑक्सीकारक के रूप में, और सीसा संचारक सेलों में, इसमें इसके उपयोग होते हैं। अब क्वेश्चन जो है एक हर बार पूछा जाता है या ज़्यादातर पूछा जाता है, कई बार आ भी जाता है कई बार नहीं आता है, पर मैंने अक्सर आते हुए ही देखा है। सवाल ये पूछा जाता है H2SO4 की उपस्थिति में चीनी काली क्यों पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है H2SO4 चीनी में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेता है जिससे चीनी काली पड़ जाती है। चीनी का फॉर्मूला लिखना है, ये शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। उपस्थिति ली है हमने H2SO4, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, कार्बन ये हमारा 12C अलग हो गया, 11H2 अलग होगा। तो कार्बन जब अलग हो जाएगा तो चीनी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और काली पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा H2SO4 से, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए 1-2 नंबर में। H2SO4 का एक ऑक्सीकारक तथा एक निर्जलीकारक उपयोग बताएं। तो पहला तो ये है कि ऑक्सीकारक, इसका गुण ये है कि यह कार्बन से क्रिया करके CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये क्या है, ऑक्सीकृत वाला एक उदाहरण हो गया अपना। कार्बन से जब हम क्रिया कराएंगे H2SO4 की तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जल अलग हो गया। दूसरा निर्जलीकारक गुण जो हमने अभी पढ़ा था, ये एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करके एथिलीन में परिवर्तित कर देता है, C2H5OH। इसको जब क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो C2H4 अलग हो गया और H2O अलग हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ना है, मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा था और कठिन भी था, पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर जो पूरे पक्के करने हैं।